आज की कहानी है एसडीएम पत्नी ने दिया धोखा। अन्नू कॉलेज में पढ़ती थी। उसके पिताजी बहुत बीमार थे, इसीलिए उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा, अब मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। मैं ऊपर से इतना बीमार भी हूँ। मेरी दवाइयों का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। इसीलिए तू कॉलेज जाना बंद कर दे। तो इस पर अन्नू कहती है, लेकिन पापा, मुझे नौकरी करनी है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो इस पर उसके पिता कहते हैं, लेकिन बेटा, मैं तुझे पढ़ाऊँ कैसे? मैं तो खुद ही बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मेरे पास कुछ जमा राशि है, उससे मैं बस तेरी शादी कर सकता हूँ और अपनी दवाइयों का खर्चा उठा सकता हूँ। हम गरीब हैं बेटा, हमारे सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। तो इस पर अन्नू मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तूने ऐसे घर में पैदा ही क्यों किया जहाँ इतनी गरीबी है? अमीर घर में पैदा नहीं कर सकता था? ये पापा भी ना, अब इनकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। अन्नू कॉलेज में पढ़ती थी। अन्नू के पिताजी बहुत बीमार थे, फिर भी वो अन्नू के लिए उसके समय पर किताबें और कॉलेज की फ़ीस भरते थे। अपनी दवाइयों का खर्चा निकाल कर भी वो अन्नू की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन अब जब वो बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था। पैसे आते कहाँ से, क्योंकि कमाने वाला कोई था ही नहीं। अन्नू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसी कारण उसे अपने आप पर घमंड भी था। जब वो बड़ी हुई तो कॉलेज में भी टॉप करती थी। वो पढ़ाई में तो होशियार थी, लेकिन कॉलेज में एक छपरी लड़के से प्यार कर बैठी, जिसका नाम आलोक था। आलोक बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का था। एक दिन अन्नू आलोक के पास जाती है और उससे कहती है, आलोक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मेरी कॉलेज की फ़ीस भी नहीं भर सकते, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो इस पर आलोक कहता है, पागल हो क्या? यहाँ मुझसे मेरा खर्चा नहीं उठाया जाता। मैं खुद अपनी बीड़ी सिगरेट के लिए दूसरों से पैसे मांगता हूँ। तुम्हारी मदद कहाँ से करूँ? इतना कहकर आलोक वहाँ से चला जाता है। फिर अन्नू दुविधा में पड़ जाती है। वो घर लौटती है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा, मेरा अब आखिरी समय नज़दीक आ गया है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं तेरे हाथ पीले करके मरूँ, ताकि मेरे सिर से तेरी शादी का बोझ उतर जाए। एक लड़का भी है, मुझे बहुत पसंद है। अगर तू शादी के लिए हाँ कर दे तो मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ। तो इस पर अन्नू अपने पिता से पूछती है, लेकिन पापा, लड़का करता क्या है? तो उसके पिता कहते हैं, बेटा, लड़का किसान है। ये सुनकर अन्नू का मुंह उतर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाकर ये बात आलोक को बताती है तो आलोक उससे कहता है, अरे अन्नू, तू पागल है क्या? इतना अच्छा मौका खो रही है, शादी कर ले। वैसे भी तेरे खर्चे अब किसी से उठ नहीं रहे, तेरे पिता तो खाट में पड़े हैं। तू ऐसा कर, उससे शादी कर ले और उसके पैसों पर ऐश करना। उसके पैसों से पढ़ना लिखना, ऐश करना और नौकरी लग जाना। अन्नू को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो घर जाती है और अपने पिता से शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर उसके बाद अन्नू की शादी गांव के किसान बिरजू से हो जाती है। जब वो अपने ससुराल आती है तो उसकी सास सुशीला भी एक भली औरत थी। वो अन्नू को बेटी के जैसा समझती थी। वो अन्नू के पास आती है और उससे कहती है, बहू, तू बेशक मेरी बहू है, लेकिन मेरी बहू से ज़्यादा तू बेटी है। मैं तुझे अपनी बेटी ही समझती हूँ, इसीलिए बेझिझक होकर तू मुझसे कुछ भी कह सकती है। कभी शर्माना मत बेटा। उसकी शादी के थोड़े दिन बाद ही उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन अनु अपनी सास और अपने पति को कहती है, माँ जी, मुझसे घर के काम नहीं होंगे, मैं घर के काम नहीं कर सकती। मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे नौकरी लगना है, मेरी यही इच्छा है। तो इस पर उसकी सास कहती है, बहू, मुझे बिरजू ने बता दिया कि तू पढ़ना चाहती है और मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़े लिखे और नौकरी लगे। मेरी तरफ से तेरे ऊपर काम का कोई दबाव नहीं है, तू आराम से पढ़ लिख कर नौकरी लग जा। तो बिरजू भी कहता है, हाँ अन्नू, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। तुम आराम से पढ़ो लिखो और नौकरी लग जाओ। मैं तो नौकरी नहीं लगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा ही नहीं हूँ। कम से कम तुम तो पढ़ो लिखो। फिर बिरजू अन्नू के कॉलेज की फ़ीस भर देता है और अन्नू कॉलेज जाने लग जाती है।
एक दिन अनु अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसकी सास सुशीला उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, बेटा तू अभी पढ़ाई नहीं कर रही। ऐसा कर, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा थोड़ा सा काम में हाथ बटा दे बेटा। तो इस पर अन्नू अपनी सास से कहती है, अरे तबीयत ख़राब है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तो अभी पढ़ाई करके लेटी हूं, अब जाके तुम्हारा रसोई में काम कराऊं? मुझसे नहीं होने वाला ये सब। काम का ठेका लिया था तो अपने आप कर, ठीक है? मुझे भूख लगी है और जल्दी से कुछ बना के खिला दे। तो इस पर बिरजू उसकी बात सुन लेता है और अन्नू से कहता है, अरे अन्नू, तुम माँ से ऐसी कैसे बात कर रही हो? ये कौन सा तरीका है? तो अन्नू उससे भी कहती है, देखो बिरजू, मुझसे घर के काम नहीं होंगे, ये मैंने पहले ही कह दिया था। इसीलिए मुझे घर के काम ना ही बताओ तो अच्छा है, मैं कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ। इस पर सुशीला और बिरजू दोनों चुप हो जाते हैं। अब घर में अन्नू का ही हुक्म बजता था। एक दिन अनु कॉलेज जाती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड आलोक किसी लड़की से बात कर रहा था। जब अनु आलोक के पास जाती है तो वो लड़की अनु को देखकर वहाँ से चली जाती है। तो अनु आलोक से कहती है, अरे ये लड़की मुझे देखकर क्यों चली गई? कौन थी ये लड़की? अरे आलोक, बताते क्यों नहीं? तो इस पर आलोक अनु से कहता है, अन्नू, क्या मैं किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकता? तुम तो शादी भी कर सकती हो, लेकिन मैं तो किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकता। उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी क्या? तो इस पर अनु चुप हो जाती है, आलोक से कुछ नहीं कहती। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर एक ट्रिप के बारे में बच्चों को बताते हैं जिसमें बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये देने थे और बच्चे एक हफ्ते के लिए घर से बाहर घूमने जा सकते हैं। जिससे सुनकर आलोक अनु से कहता है, अरे अन्नू, तुम चलोगी ना? चलना, खूब मज़े करेंगे दोनों मिलके। तो इस पर अनु कहती है, आलोक, लेकिन मैं 10 हज़ार रुपये कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आलोक कहता है, अरे अन्नू, तुम्हारा पति है ना, उससे लेना पैसे। तुम क्यों चिंता कर रही हो? तो इस पर अन्नू अपने घर जाती है और अपने पति बिरजू से कहती है, बिरजू, मुझे पढ़ाई के लिए 10 हज़ार रुपये चाहिए, तुम मुझे पैसे ला कर दे दो। तो बिरजू कहता है, अरे अन्नू, मैं कहाँ से लाऊं 10 हज़ार? मेरे पास 10 हज़ार नहीं है। खेती बाड़ी से जो होता है उसमें बस घर का काम ही चलता है। तो इस पर अन्नू भड़क जाती है और बिरजू से कहती है, पहले क्यों मेरी पढ़ाई का खर्चा लिया था? अब मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो अब देने ही होंगे, मुझे नहीं पता, चाहे कहीं से भी लेकर आओ। तो बिरजू कहता है, अच्छा अन्नू, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता हूँ। फिर वो अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा लाला जी के पास गिरवी रख देता है और उससे 10 हज़ार रुपये लेकर आता है और अन्नू को दे देता है। अन्नू वो 10 हज़ार रुपये कॉलेज में जमा कराकर एक हफ्ते के लिए घर से आलोक के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। बिरजू द्वारा ज़मीन का टुकड़ा गिरवी रखने पर उसकी माँ बिरजू से कहती है, अरे बिरजू बेटा, तूने ज़मीन गिरवी रख दी। बेटा, ये ज़मीन तो हमें खाने के लिए देती है, इसी पर हमारा जीवन चल रहा है। अब तूने ये भी गिरवी रख दी तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? यही तो हमारा आखिरी सहारा है। तो इस पर बिरजू कहता है, अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? अन्नू जब पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी तो ये ज़मीन छुड़ा लेगी। अन्नू पर मुझे पूरा भरोसा है। देखना, वो मेरे भरोसे पर खरा उतरेगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक हफ्ते बाद अन्नू घर वापस आ जाती है। फिर उसके बाद आते ही वो नई किताबों की मांग करती है तो बिरजू फिर से कुछ पैसे उधार उठाता है और उसके लिए नई किताबें लाकर देता है। धीरे धीरे बिरजू ने अन्नू की पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा उधार ले लिया। उधार वाले बिरजू को धमकाने भी लगे थे। एक दिन लालाजी बिरजू से कहते हैं, अरे ओ बिरजू, पैसे मांगने तो तभी आ जाता है, देगा कौन तेरा बाप? पैसे देने के टाइम तो नजरें नीची करके खड़ा हो जाता है। तो इस पर बिरजू कहता है, अरे साहब, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मेरी पत्नी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, चिंता मत करिए। ऐसे ही समय बीतता है और अन्नू का कॉलेज पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद अन्नू अपने पति बिरजू से कहती है, बिरजू, मुझे एक कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे 50 हज़ार रुपये चाहिए। तो इस पर बिरजू कहता है, अन्नू, मेरे पास 50 हज़ार रुपये नहीं हैं और सब कुछ मैंने गिरवी रख दिया है। सिर्फ ये घर बचा है, वरना ज़मीन वगैरह सब पे उधार ले रखा है और वो तो अब चुकाना भी पड़ेगा। सब मुझे धमकाने लगे हैं। तो इस पर अन्नू कहती है, तो ऐसा करो, ये घर भी गिरवी रख दो, मैं नौकरी लग जाऊंगी तो ये घर और ज़मीन सब कुछ छुड़ा लूँगी, तुम चिंता मत करो। अन्नू पर भरोसा करके बिरजू फिर से अपना घर गिरवी रख देता है और उसके लिए पैसे ला कर देता है। अन्नू कोर्स में एडमिशन लेती है और कुछ महीनों बाद ही उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, जिस पर उसकी सास और उसका पति बहुत खुश होते हैं। बिरजू उससे कहता है,
अरे वाह अनु वाह, मज़ा ही आ गया। आज तुम मेरे भरोसे पर खरा उतरी हो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम नौकरी लगी। बस मेरी तो यही तमन्ना थी, मैं तो नौकरी नहीं लगा, कम से कम तुम तो नौकरी लगो। तो इस पर उसकी सास भी कहती है, हाँ बहू, हम तो धन्य हो गए तेरी जैसी बहू पाकर। बेटा, लेकिन अब हमें लोगों की उधार उतारनी होगी। हमारा घर, हमारी ज़मीन सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। तो इस पर अन्नू कहती है, अरे माँ जी, अभी तो नौकरी लगी है, सांस तो लेने दो। नौकरी लगी नहीं, अभी से उधार चुकाने की बात करती हो। इस तरह अन्नू अपनी सास को चुप करा देती है। फिर अन्नू 1 साल तक नौकरी करती है और बैंक में अपने पैसे जोड़ती रहती है, लेकिन उधार देने का एक बार भी नहीं सोचती। एक रात की बात है, अन्नू अपना बैग उठाकर आलोक के साथ भाग जाती है। और फिर उसके बाद जब सुबह उसकी सास और उसका पति उठते हैं और उसके भागने वाली बात जानकर फूट फूट कर रोते हैं, उसकी सास उसके पति से कहती है, बेटा, तुझे बहुत बार मैंने समझाया था कि घर गिरवी मत रख, ज़मीन गिरवी मत रख, लेकिन तू माना ही नहीं। आज हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो इस पर बिरजू कहता है, माँ, मैंने तो अन्नू पर भरोसा किया था, उसने मेरे भरोसे को तार तार कर दिया। मुझे क्या पता था वो एक दिन हमें ऐसा धोखा देकर भाग जाएगी। फिर उसके बाद उधार वाले बिरजू के घर आते हैं और बिरजू को बहुत मारते हैं और दोनों माँ बेटों को घर से निकाल देते हैं। दोनों माँ बेटा रोड पर आ जाते हैं, लेकिन अन्नू अपने बॉयफ्रेंड आलोक के साथ तो बाहर ऐश कर रही थी। फिर उसके बाद आलोक अन्नू से कहता है, अन्नू, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो तुम्हारे पैसे जब्त हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अन्नू फ़ोन से सारे पैसे आलोक के बैंक में ट्रांसफ़र कर देती है। फिर आलोक अन्नू से कहता है, अन्नू, तुम ये पानी का ग्लास पियो, तब तक मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। और अन्नू पानी पी लेती है और उसे नींद आ जाती है। दरअसल आलोक ने पानी में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी, जिसके कारण उसे नींद आ जाती है और आलोक उसे छोड़कर भाग जाता है। 2 दिन बाद अन्नू की आंख खुलती है, तो वो आलोक को इधर उधर देखती है। जब आलोक नहीं मिलता तो वो आलोक को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पर वो सामने उसी लड़की को देखती है जो उससे कॉलेज में बात किया करती थी। तो अन्नू ये देखकर चौंक जाती है। फिर वो लड़की अन्नू से कहती है, आइंदा यहाँ फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलोक तो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ था, प्यार तो वो मुझसे करता है। ये जानकर अन्नू फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर तुम किसी के साथ धोखा करते हो तो तुम्हें भी एक न एक दिन धोखा ज़रूर मिलेगा। फिर अन्नू उस होटल से बाहर आती है और रोड पर जाने लगती है, तो देखती है उसका पति बिरजू और उसकी सास भी रोड पर बैठे भीख मांग रहे थे। तो वो उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, माँ जी, बिरजू, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी, मैं माफ़ी माँगने के लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ कोई गलती नहीं, अपराध किया है और अपराध की तो सज़ा मिलती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे पता चल गया है कि अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं, तो एक न एक दिन हमें धोखा ज़रूर मिलता है। तो उसकी सास उससे कहती है, बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही बहुत है। तू आज भी मेरी बहू है और हमेशा मेरी बहू रहेगी। लेकिन बेटा, तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कभी किसी के भरोसे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैंने और बिरजू ने तेरे ऊपर बहुत भरोसा किया। अगर हमारे मन में कोई छल कपट होता तो हम तुझे कभी पढ़ाते लिखाते ही नहीं। इसीलिए कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। खैर, अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए तो वही बहुत है। इस तरह तीनों फिर एक किराए का मकान लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहते हैं। अन्नू नौकरी करती है और उससे जमा किए हुए पैसों से वो ज़मीन और अपना घर छुड़ा लेती है। ज़मीन मिलने के बाद बिरजू भी अपना काम दोबारा से शुरू कर देता है और फिर तीनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।